Hello friends, this is the second session of solid state. In this session, we will see what are crystalline and amorphous substances. Friends, आप ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स में, अपनी आजू बाजू में, अपनी आसपास की लाइफ में कि ऐसे कुछ सॉलिड्स है, उनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं. मान लो कोई ग्लास है, ऊपर से गिर जाता है तो टूट जाता है. और वेराज कोई अगर वुडन का टुकड़ा है, आप कितने भी माले से फेंक दो उसको नीचे, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, वो उस वुडन ब्लॉक को कुछ नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा. सॉलिड की प्रॉपर्टीज इतनी बदलती क्यों है फ्रेंड्स? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये ऊपर से गिरते ही टूट जाता है, और ये जो है ये इसको कुछ नहीं होता है. तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज देता है. तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में और एमॉर्फस सब्सटेंस में कैसी रहती है वो देखते हैं हम लोग. बेसिकली सॉलिड है तो वो दो टाइप का रहेगा, एक तो वो क्रिस्टलाइन रहेगा या एमॉर्फस रहेगा. जब वो क्रिस्टलाइन रहता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो ओवर अ लॉन्ग रेंज एक जैसी ही रहती है. मान लो किसी कॉर्नर की पोजीशन, एक बड़ा वुडन का ब्लॉक है, या फिर कोई बड़ा आयन, या फिर कोई एक 5 किलो नमक ले लो, सॉल्ट. तो समझ लो कि एक कॉर्नर में किसी बड़े ब्लॉक के एटम्स इस तरह से अरेंज हुए हैं. एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इसके 8 कॉर्नर में ये मान लो अरेंज हुए हैं. तो इतने बड़े से ब्लॉक में एक कॉर्नर का अगर ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरे के पूरे लंबे स्ट्रक्चर में इसी तरह से अरेंज होगा. अगर किसी एक सैंपल साइज लोगे तो पूरे आप मटेरियल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप बता सकते हो. ये पॉसिबल किसमें है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में पॉसिबल है. ऑर्डर्ड एंड रिपीटेटिव अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D over a long range, whereas here रेगुलर अरेंजमेंट होती है लेकिन शॉर्ट रेंज में होती है. किधर रेगुलर रहेगी, किधर इरेगुलर रहेगी. एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक एमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं रहती है, लेकिन क्रिस्टलाइंस में ऐसी रहती है. ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये इसको कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज इसको देती है, इसको स्ट्रांग बनाती है. जैसे कि इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. जैसे कि आप देखते हैं ऊपर से अगर मैंने लकड़ी का वुडन ब्लॉक फेंका तो टूटता है क्या? नहीं. वेराज कोई प्लास्टिक का मटेरियल है, उसे ऐसा कर दो टूट जाता है. रबर है, रबर को भी ऐसा जोर से तान दो वो भी टूट सकता है. ऐसे ब्रेकिंग इज इजी. एमॉर्फस सॉलिड्स की ब्रेकिंग कैसे है? इजी होती है फ्रेंड्स. इसीलिए इसको क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड्स. और एमॉर्फस सॉलिड्स का अगर नेचर देखेंगे, वो दिखने में तो सॉलिड है लेकिन उनके कई सारे प्रॉपर्टीज कैसे हैं? लिक्विड्स के जैसे हैं. इसीलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं और स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं. ये झूठे सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड्स. दिखने में तो सॉलिड जैसे है लेकिन उनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज लिक्विड से मिलते जुलते. जो हाईली थिक लिक्विड रहता है ना फ्रेंड्स, विस्कस लिक्विड, एकदम थिक, तो वैसे थिक लिक्विड के जैसे इसके प्रॉपर्टीज रहते हैं. इसीलिए सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं इसको. इसके लेयर्स जो है फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर मूव भी हो सकते हैं. इसीलिए एमॉर्फस सब्सटेंसेस जो है वो वीक रहते हैं, प्लास्टिक के जैसे, तोड़ दो इजीली टूट जाते हैं. और इसकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स रहते हैं. एग्जैक्टली वही पॉइंट पे वो मेल्ट होगा. नमक का क्रिस्टल एक टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा. वेराज इसका क्या है? रबर, प्लास्टिक, ये एक रेंज में मेल्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि ये रेंज में ही है, ये एक ऑर्डर ही नहीं है. मान लो किधर तो ऑर्डर रहेगी, किधर डिसऑर्डर रहेगी, किधर ऑर्डर रहेगी, किधर डिसऑर्डर रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में. इस डिसऑर्डर ऑर्डर की वजह से एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसको नहीं रहता है, ये एक रेंज में मेल्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपी. ये आइसोट्रॉपी क्या होती है कि मॉलिक्यूल अगर 3 डायमेंशन में आप देखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, उसकी अगर एक ही जैसी प्रॉपर्टी है तो वो आइसोट्रोपिक होता है. वेराज अगर अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज है तो वो अनआइसोट्रोपिक होता है. तो फ्रेंड्स ध्यान दो इधर, जैसा आप देखते हैं कि क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हुए हैं.
तो मैं इस डायरेक्शन में अगर जा रहा हूं तो इसकी ऑर्डर जैसी है वैसी ऑर्डर मुझे इधर मिलेगी क्या? नहीं, अलग डायरेक्शन में अलग ऑर्डर है। इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहती है, जिसकी उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होती है। whereas एमॉर्फस सॉलिड्स को अगर देखेंगे आप तो ये क्या है, किधर ऑर्डर है किधर डिसऑर्डर है, इसलिए हम किसी भी डायरेक्शन में जाइए वो एक एवरेज लेगा। मतलब इसको अगर हम ये डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डिसऑर्डर की वजह से ये डायरेक्शन में डिसऑर्डर है, ये डायरेक्शन में डिसऑर्डर है, तो इसकी एवरेज प्रॉपर्टी जो रहती है वो चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स जो है आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, वेयर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ये कैसे है, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है। इसके एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हमारा जो नमक है वो एक वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल, हमें दिखते भी है उसके क्रिस्टल स्मॉल स्मॉल। बाद में है डायमंड, ग्रेफाइट, जो कि हमने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में। डायमंड का तो एक कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर रहता है, टेट्राहेड्रल, एक से एक बड़ा सा नेटवर्क रहता है, हर एक एटम उसका दूसरे 4 के साथ जुड़ा हुआ रहता है और टेट्राहेड्रन फॉर्म करता है। ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस के बारे में। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी what all types of crystalline solids are possible। जैसे कि क्रिस्टल बनता है तो NaCl है, इसमें क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। whereas डायमंड में क्या है, डायमंड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो ये हो गया कोवैलेंट सॉलिड। ग्रेफाइट भी क्या है, कोवैलेंट सॉलिड, ये हो गया आयनिक सॉलिड। इस तरह के क्रिस्टल सॉलिड्स कितने तरह के हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।